हाँ प्रकाश, आप लाइव करो, हम कंटिन्यू स्टार्ट करें। सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा नमस्कार। और यह वेबिनार उन लोगों के लिए आयोजित किया गया है जो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहते हैं। हम ब्रेस्ट स्वास्थ्य, लंप, समय पर निदान और उपचार के महत्व के बारे में जानकारी साझा करेंगे। यह केवल महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी है। और यदि आप पुरुष भी जानकार होंगे तो आप महिलाओं के अवेयरनेस में हेल्प करेंगे, सहायता कर सकते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मल्लिका तिवारी, जो कि MBBS और MS ऑनर्स और गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इन्होंने MCS सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और MRC SED भी किया है। मैडम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग की प्रोफेसर और प्रमुख हैं। इसके अलावा डॉक्टर मल्लिका HPP एंड GI डिवीजन की चीफ भी हैं। आज डॉक्टर तिवारी हमसे जुड़कर हमें स्तन कैंसर और स्तन के गांठों के बारे में जागरूकता बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगी। आप लोग कृपया इनका स्वागत करें। एंड मैडम, नाउ फ्लोर इज योर्स। थैंक यू एंड सभी को नमस्कार। स्पेशली डॉक्टर बीरेंद्र को, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और ये प्लेटफॉर्म दिया ताकि मैं कुछ जानकारी ब्रेस्ट कैंसर और ब्रेस्ट संबंधित प्रॉब्लम्स के लिए आप सब में बता सकूं आपको। सो कैन वी हैव द स्लाइड सर? सो कैन यू सी मैम? नहीं सर, दिख नहीं रहा अभी स्लाइड्स, अभी लोड हो रहा है। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अक्टूबर महीना जो होता है वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ की तरह मनाया जाता है। ये पूरे इसका बेसिक रीजन ये होता है कि जनमानस में ये इंफॉर्मेशन पहुंचे कि ब्रेस्ट कैंसर क्या है और उससे छुपाने या घबराने की जरूरत नहीं है। उसको अगर टाइम से डायग्नोस कर लिया जाए तो उसमें काफी हद तक हम लोग उस पर विजय पा चुके हैं और बहुत लंबा सर्वाइवल टाइमली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से संभव है आज के दिन में। नेक्स्ट प्लीज। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये कैंसर होता क्या है। कैंसर में ऐसी क्या खासियत है जो हम लोग इतना उससे घबराते हैं। अब जैसे ये आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें एक सेल होता है, एकमात्र सेल, जिसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, कुछ ऐसी उसमें एक्टिविटी आ जाती है कि वो मरता नहीं, इमोर्टलाइज हो जाता है। फिर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो 1 से 2, 2 से 4 इस तरह एक्सपोनेंशियली अपनी जगह ग्रो करता है। और जैसे जैसे ग्रो करता है वैसे वैसे उसमें और चेंजेस आते रहते हैं, जिसमें उस कैंसर सेल में ये क्षमता आ जाती है कि वो अपनी जगह छोड़ के अंदर घुस जाए बॉडी में और तीव्रता से, और फिर ब्लड या लिम्फेटिक्स के मदद से वो अपनी जगह से छोड़ के दूसरी जगह पहुंच जाए। इसको हम लोग मेटास्टेसिस बोलते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि प्राइमरी ट्यूमर था किसी इंसान को, वो ट्रीट हो गया, लेकिन 15-16 वर्ष बाद उसको फिर से हो गया। तो अधिकतर ये कैंसर सेल्स जो अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, वो वहां पे डोरमेंट रह सकते हैं बहुत बहुत साल, और उसके बाद वो जब कभी उनका समय ठीक होता है, उनके अनुकूल होता है, तो वहाँ रीग्रो करने लगते हैं। इसको हम लोग मेटास्टेसिस बोलते हैं। इसीलिए कैंसर का ट्रीटमेंट में सिर्फ लोकल ट्रीटमेंट ही नहीं होता, और भी कई कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी इत्यादि हम लोग देते हैं ताकि ये डोरमेंट सेल्स पे भी काम कर सके। नेक्स्ट प्लीज सर। तो अगर हम लोग देखें, हमारे कैंसर जो अभी भी नोटिफाइबल डिजीज नहीं है, इसका मतलब है कि अगर किसी को कैंसर हो तो जरूरी नहीं है कि वो अपने आप को इंकित कराए, लेकिन फिर भी हमारे कंट्री में ICMR द्वारा नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम चलता है, जिससे हम लोग को कुछ आंकलन रहता है कि भाई कितने कैंसर केसेस हमारे कंट्री में हो रहे हैं। लगभग 45 लाख कैंसर पेशेंट्स इंडिया में होते हैं, और हर साल इसमें लगभग 14 लाख न्यू कैंसर पेशेंट्स आ जाते हैं, और इनसे लगभग 50% से ज्यादा 9 लाख कैंसर रिलेटेड डेथ्स भी होती हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो
8 में से 1 व्यक्ति को, महिला हो चाहे पुरुष, कैंसर होने की संभावना रहती है उनके पूरे जीवन काल में। लेकिन सबसे दुखद बात ये है कि अभी भी हम लोग के जितने कैंसर प्रेजेंटेशन होते हैं, लगभग 80% टू 85% वो एडवांस स्टेज में आते हैं। इसके जस्ट उल्टा होता है वेस्टर्न कंट्रीज में, जहां ओनली 10-15% ही एडवांस ट्यूमर्स होते हैं, अधिकतर वो स्क्रीन डिटेक्टेड अर्ली ट्यूमर्स होते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो अपने कंट्री में ये ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है महिलाओं में। उसके बाद आता है सर्वाइकल कैंसर, मतलब बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, और थर्ड नंबर पे कोलोरेक्टल मतलब बड़ी आंत का कैंसर। और अपने कंट्री में मुख का कैंसर, जिसे ओरल कैंसर कहते हैं, बहुत ज्यादा पाया जाता है क्योंकि यहाँ तंबाकू का सेवन बहुत होता है, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया। नेक्स्ट प्लीज। तो पहले हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड सर। सो पहले हम लोग जानेंगे ब्रेस्ट कैंसर के विषय में। सर नेक्स्ट स्लाइड। तो अगर मैंने इसमें ये एनाटॉमी की एक थोड़ा सा स्लाइड डाली है ये जताने के लिए कि आफ्टर ऑल ब्रेस्ट में होता क्या है। तो ब्रेस्ट में ये जो पीला पीला आप देख रहे हैं ये सारा फैट है, नॉर्मल फैट है, लेकिन साथ में उसमें डक्ट्स होती हैं। इन डक्ट्स का काम होता है, मिल्क जो प्रोड्यूस होता है इनकी छोटी एंड्स पे, वो उसी डक्ट्स के थ्रू जाके ट्रैवल करके निपल पे खुलता है। तो मेजॉरिटी जो कैंसर हम लोग के ब्रेस्ट में डेवलप होता है फीमेल्स में, वो इन्हीं डक्टल टिश्यूज में ही होता है। बहुत कम लोगों में फैट एरिया में भी हो जाता है, इसको लॉब्यूलर ट्यूमर कहते हैं, लेकिन अधिकांश 99% डक्टल प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट प्लीज। तो हम लोग मेडिकली जब देखते हैं ब्रेस्ट को 4-5 भागों में हम लोग ने डिवाइड कर रखा है, उस हिसाब से कहाँ पे ट्यूमर ज्यादा होता है। जनरली बाहर की तरफ जो एरिया होता है उसमें ट्यूमर ज्यादा होता है क्योंकि उसका वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा होता है। इसको कई भागों में डिवाइड करने से ये भी हम लोग को पता लगता है कि हम लोग उसमें रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक क्या लगाएंगे और कहाँ और गिल्टियां उसमें पॉजिटिव हो सकती हैं, इनके बारे में भी हम लोग को थोड़ा पता लगता है लोकेशन ऑफ द ट्यूमर की वजह से। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो ये अगर आप देखें, ये मैंने जानबूझ के स्लाइड लगाई है कि पूरे वर्ल्ड में कैंसर इंसिडेंस, ब्रेस्ट कैंसर इंसिडेंस कैसा है। इंसिडेंस मतलब कितना हो रहा है। जहां भी गाढ़ा गाढ़ा नीला आपको एरिया दिख रहा है, जैसे नॉर्थ अमेरिका हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, कुछ यूरोपियन कंट्रीज हुए, जो एफ्लुएंट कंट्रीज है, यहाँ ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज्यादा कॉमन है। लगभग 1 in 9, मतलब 9 से 10 महिलाओं में एक लेडी को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। इंडिया भी लगभग उसी पथ पे चल रहा है। अब हम लोग यहाँ अर्बन और रूरल पॉपुलेशन अगर देखें तो 22 में एक वुमन को ब्रेस्ट कैंसर अपनी लाइफ टाइम में हो सकता है शहरी क्षेत्र में, और रूरल गांव के जगह में देखें तो अभी भी इंसिडेंस काफी कम है, 1 in 60। फिर भी अपने कंट्री में लगभग 1,44,000 न्यू ब्रेस्ट कैंसर केसेस होते हैं सालाना, जो कि बहुत हाई है। नेक्स्ट प्लीज। तो ये ब्रेस्ट कैंसर होता क्यों है, अभी एक कोई कारण कैंसर का हम लोग को पता नहीं लगा है। इसी कैंसर का नहीं, मतलब किसी भी कैंसर का एक कारण नहीं होता है, जनरली काफी सारे कारण मिलके कैंसर बनाते हैं। तो ये ब्रेस्ट कैंसर 99% तो फीमेल्स में ही होता है, लेकिन 1% ये मेल्स में भी हो सकता है। और अनफॉर्चुनेटली मेल्स में जब ये होता है तो वो इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उनको इस बात का भ्रम रहता है कि वो छोटी सी सूजन है। अल्टीमेटली जब वो हमारे पास आते हैं, हाल ही में अभी हम लोग ने 2-3 कैंसर ऑपरेट किए, मेल्स ब्रेस्ट कैंसर काफी बढ़ जाता है। इसी तरह जो एज होती है, ये बहुत यंग लेडीज में नहीं पाया जाता, लेकिन ये अपनी कंट्री में 45 से 50 के बीच में मैक्सिमम पाया जाता है। और विदेशों में देखें तो ये 1 डेकेड लेटर पाया जाता है, मतलब और एल्डरली लेडीज में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 80 साल की एज में ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता। हम लोग ने अभी भी बहुत पेशेंट्स देखे और अभी रिसेंटली ऑपरेट किया है जिनकी एज लगभग 83 ईयर्स थी। तो ऐसा नहीं है कि ओल्ड एज में ये कैंसर नहीं होता, इनफैक्ट इंसिडेंस होता है। फिर फैमिली हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके फैमिली में ऐसे लोग हैं जिनके घर में कैंसर की हिस्ट्री है, स्पेशली अगर ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर है, तो उनको बहुत पहले से ही जागरूक रहना चाहिए। हो सकता है उनके जीन्स में कुछ प्रॉब्लम हो, और हम लोग कुछ जीन्स तो 100% जानते हैं कि वो कैंसर करते ही हैं, जैसे BRCA1, BRCA2 इत्यादि। और जिनमें बहुत सारी फैमिली हिस्ट्री होती है कैंसर की, तो उन पेशेंट्स को हम लोग जेनेटिक काउंसलिंग भी कराते हैं, कुछ टेस्ट कराते हैं, जिसमें हम लोग को पहले से ही पता लग जाता है। अभी कैंसर बना नहीं है, लेकिन पहले से पता लग जाता है कि इनके जीन्स जो हैं वो खराब हैं, तो हम लोग उनको गाइड करते हैं कि फर्दर क्या करना चाहिए। इसी तरह कुछ हार्मोनल फैक्टर्स होते हैं महिलाओं में, जैसे अर्ली मिनार्की हुआ, लेट मीनोपॉज हुआ, कितना ब्रेस्ट को एक्सपोजर हुआ इन हार्मोन्स पे, इस पे बहुत डिपेंड करता है। और कुछ महिलाओं को, अपनी कंट्री में तो इतना नहीं है, लेकिन
वेस्टर्न कंट्री में काफ़ी लेडीज़ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेती हैं मेनोपॉज़ल सिम्पटम्स के लिए, या ओसीपी जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं, गर्भ निरोधक दवाएँ, ये भी हार्मोन को अप डाउन करती हैं। तो इनका भी बहुत लंबा सेवन अगर हो 10 साल या उससे ज़्यादा, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। बट हमारे यहाँ कई सारी मरीज़ें आती हैं, एक्चुअली अधिकांश मरीज़ जो होती हैं वो 50 एंड अबव होती हैं। कई बच्चे होते हैं उनके डिस्पाइट दैट कोई हार्मोनल थेरेपी नहीं ली, फिर भी उनको कैंसर हो जाता है। कोई फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है, तो उसका रीजन एक ये भी हो रहा है आजकल कि ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हम लोग की हेल्थ रिलेटेड है, मतलब लाइफस्टाइल रिलेटेड, लाइक टोबैको यूज, अल्कोहल, डायबिटीज, सिडेंट्री लाइफस्टाइल, ये भी को फैक्टर्स की तरह काम करते हैं। और आप देखेंगे हमारे कंट्री में कि इंसिडेंस शहरी क्षेत्रों में ज्यादा है और गांव में कम है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल जो है शहरी क्षेत्र का वेस्टर्नाइज बहुत हो गया है। तो हम लोग जो जंक फूड वगैरह सब खाते हैं अल्टीमेटली बहुत हानि पहुंचाता है हम लोग को। नेक्स्ट प्लीज। तो अब ये कैसे पता लगेगा कि जो गांठ हो गई है वो कैंसर हो सकती है कि नहीं? पहली बात तो सारे जो गांठ होती हैं वो कैंसर नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ लक्षण ऐसे हैं जो आपको सचेत करते हैं कि भाई ये गांठ जो है नॉर्मल नहीं है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो अधिकांश तो एक कड़ा सा ट्यूमर आपको दिखेगा ब्रेस्ट में, आपको फील होगा, जो कि हिलटा टूटा नहीं है, मतलब काफी फिक्स्ड सा रहता है। या आपको स्तन का साइज एक तरफ का बड़ा एक तरफ का छोटा, डिस्क्रिपेंसी आ गई है। या जो स्तन की जो स्किन होती है ना उसमें कुछ चेंजेस आ गए हैं, जैसे ऑरेंज पील अपीयरेंस हम लोग कहते हैं। संतरे का अगर आप खाल देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, उस प्रकार का चेंजेस आ सकते हैं एडवांस डिजीज में। या निपल आपका डिस्ट्रॉय हो गया है फॉर वॉट एवर रीजन, उसमें से कोई रिसाव हो रहा है, स्पेशली अगर निपल में से खून आदि आ रहा है, तो आपको सचेत हो जाना चाहिए कि कुछ बहुत गड़बड़ है। और कई बार निपल जो है ट्यूमर पे एकदम स्टिक हो जाता है। अब जैसे इसमें एक रियल फोटोग्राफ भी है मरीज की, आप इसमें देखें राइट साइड में, अपर साइड में, तो उनका ब्रेस्ट एकदम डिफॉर्म हो गया है, ट्यूमर ने अपनी तरफ एकदम स्किन को और निपल को एकदम खींच लिया है। तो ये एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर है। इसी तरह कई बार हम लोग को ब्रेस्ट नॉर्मल दिखता है लेकिन कांख में गिल्टियां आने लगती हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी आप लोग को दिखे तो आप समझ जाइए डॉक्टर से विचार विमर्श करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज। तो जब भी मरीज हमारे यहाँ आते हैं ब्रेस्ट लंप लेके, तो हम लोग क्लिनिकली उनको हम लोग ट्रिपल टेस्ट कहते हैं। कैसे हम लोग डायग्नोसिस बनाते हैं कि एक तो भाई हमने हिस्ट्री ले ली, उनको क्लिनिकली डॉक्टर ने चेक किया, और अगर हमको लगता है कि ये इसमें कैंसर हो सकता है तो हम लोग उसमें उस प्रकार से कुछ इमेजिंग कराते हैं, जैसे मैमोग्राम हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ, जरूरत पड़ा तो ब्रेस्ट एमआरआई भी कराते हैं। इसमें ये बात ध्यान रखने की है कि बहुत से लड़कियां यंग एज में आती हैं हम लोग के पास मैमोग्राम लेके। हम लोग मैमोग्राम 40 से कम वर्ष में नहीं एडवाइस करते। एक तो अननेसेसरी रेडिएशन एक्सपोजर होता है, दूसरा ये प्रॉब्लम है कि ब्रेस्ट बहुत डेंस होता है यंग गर्ल्स में, तो उसका ज्यादा लाभ भी नहीं होता। बट अगेन अगर बहुत जरूरी हो तो हम लोग एमआरआई कराते हैं, या अंडर कंट्रोल सर्कमस्टेंसेज मैमोग्राम भी करा सकते हैं। लेकिन लेफ्ट राइट एंड सेंटर जो लोग मैमोग्राम लेके आते हैं, दैट शुड नॉट बी डन। अगर हम लोग को दोनों में फिर लगता है इमेजिंग और क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद कि भाई कैंसर होने की पूरी पूरी संभावना है, तो हम लोग बायोप्सी भी करते हैं। और ये बायोप्सी कोई घबराने वाली बात नहीं है, ओपीडी में ही हो जाता है। आप देख रहे हैं इसमें फोटो नंबर 2 जो है बीच में, कि कैसे एक पतली सी नीडल होती है 16 गेज या 18 गेज की, वो हम लोग एक एरिया स्किन का सुन करके उसमें ट्यूमर में डाल के एक गन के माध्यम से छोटा सा टिश्यू ले लेते हैं, जिसको हम लोग फिर पैथोलॉजी में भेज देते हैं। इस सब करने के पश्चात ही हम लोग पेशेंट को स्टेज करते हैं कि भाई पेशेंट का स्टेज क्या है। 1 से 4 तक कैंसर का स्टेज होता है। उस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि पेशेंट सर्जरी लायक है तुरंत, कि उसको थोड़ा दवा कीमो वगैरह दे के तब पश्चात उसका सर्जरी करेंगे, कि एडवांस हो गया, बढ़ गया है, बहुत फैल गया है चारों तरफ, तो उसका दूसरी तरह से उपचार होता है फिर। मैम एक मिथक है कि इस जो बिग गांठ है उसको उसमें निडल मत डलवाओ, या आप जो कह रहे हो एफएनएसी मत करवाओ, नहीं तो वो फैल जाता है। तो इसके बारे में देखिए, आप क्या कहेंगे? हाँ, ये बहुत भ्रम रहता है लोगों को। इसका रीजन ये है कि लोग इनएडिक्वेट और गलत ट्रीटमेंट करते हैं। बिना कैंसर डायग्नोसिस के हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते, और सिंपल बायोप्सी लेने से कोई कुछ नहीं होता। अब मैं बताऊं, बहुत सारी लेडीज जो आपने देखा है छोटा सा ट्यूमर लेके आएंगी, उसको बाहर कोई ट्यूमर निकाल देता है। तो उस तरह के जब कार्यक्रम हो जाते हैं किसी भी कैंसर में, तब बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसी तरह गॉल ब्लैडर कैंसर भी हमारे क्षेत्र में बहुत कॉमन है। अब सबको एक कैंसर दिख रहा है उसमें, लेकिन उन्होंने पथरी सोच के उसका कोलिसिस्टेक्टमी कर दिया, पथरी निकाल दी, सॉरी, गॉल ब्लैडर को। तो वो बहुत हानि पहुंचाता है। इसलिए अगर कोई
करेक्ट डॉक्टर आपको, कैंसर ट्रीटमेंट वाला डॉक्टर आपको बता रहा है, तो वो प्रॉपर तरीका होता है हर चीज का बायोप्सी करने का। तो गलत सलत करने से परिणाम गलत ही होते हैं। तो बायोप्सी से नहीं घबराना चाहिए। अगर आपका डॉक्टर आपको कह रहा है कि आपको बायोप्सी की जरूरत है तो जरूर कराएं। नेक्स्ट मतलब प्लीज। इससे फैलता तो नहीं है ना मैडम? नहीं नहीं नहीं, मतलब बिल्कुल ये नहीं, नहीं, नॉट एट हाँ, ऑल, नॉट लोग एट ऑल। जैसे सोचते हैं ना कि निडिल आपने लगवा लिया तो फिर तो ये फैल जाएगा, उस चक्कर में टेस्ट ही नहीं कराते। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप आपको ये जागरूकता रखनी है कि आप किस डॉक्टर के पास पहुँचे हैं। उसके पास कैंसर ट्रीट करने की कोई डिग्री है, कुछ एक वो है कि नहीं है, कि आप किसी भी सड़क छाप पे पहुँच गए और वो अंड-बंड कुछ आपको बता रहा है। इतना जागरूक रहिए, बराबर। फिर अगर आप क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जा रहे हैं और वो आपको कुछ बता रहा है, तो टाइमली उससे सुनें और उस पे अमल करें। नेक्स्ट प्लीज़। तो अब ये भी आपको जानने की बहुत ज़रूरत है कि जो ब्रेस्ट कैंसर का मैनेजमेंट है वो सिंपल सर्जरी ही नहीं होता है। उसमें ज़रूरत पड़ने पे हम लोग सर्जरी के साथ रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, बहुत सारी और थेरेपीज़ की ज़रूरत होती है। और सर्जरी भी सिर्फ ब्रेस्ट का सर्जरी नहीं होता। जो ब्रेस्ट की में जो कोशिकाएँ होती हैं वो एक्ज़िला जो काँख होती है, वहाँ तक जाती हैं और उसमें कैंसर सेल्स भी पहुँच जाते हैं स्लोली। तो हम लोग ब्रेस्ट का भी ट्रीटमेंट करते हैं और कांख दैट इज एक्जिला का भी करते हैं। और कई सी महिलाओं को ये रहता है कि अब कैंसर हो गया है तो पूरा उनका स्तन निकल जाएगा परमानेंटली, तो ये ऐसा भी नहीं है। आजकल हम लोग के पास बहुत सारे ट्रीटमेंट वैरायटी उपलब्ध है जिससे हम लोग ब्रेस्ट बचा सकते हैं इन पेशेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स, जिसको हम लोग ब्रेस्ट कंजर्वेशन कहते हैं। और कई पेशेंट्स में पूरा स्तन निकाल देने की भी जरूरत पड़ती है जिसे हम लोग मेस्टेक्टमी बोलते हैं। तो मेस्टेक्टमी भी अगर हम लोग ने की किसी की, तो उसमें आगे भी हम लोग प्लास्टिक सर्जरी करके ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। आप देखें इस महिला को, जैसे आपने जो घेरे के अंदर आप देख रहे हैं एरिया, वहां पे ट्यूमर था। तो पहले हम लोग ने इस लेडी को कीमोथेरेपी वगैरह देके इसका ट्यूमर एकदम छोटा कर दिया और उसके बाद इसको ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जरी कहते हैं। और हम लोग ने ट्यूमर अच्छे से मार्जिन, देखिए कैंसर का सर्जरी जब होता है ना, सिर्फ ट्यूमर ट्यूमर नहीं निकलता है। एक बरगद का पेड़ आप समझ लीजिए वो है, उसके जो जड़ होती काफी दूर तक जाती है, तो हम लोग कम से कम 1 से 2 सेंटीमीटर दूरी से उसको काटते हैं। तो उतना लंबा हम लोग मार्जिन लेके उसको काट के उसको ब्रेस्ट को रीशेप कर दिया है। तो इस पेशेंट ने इस विधि को हम लोग ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी एंड ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जरी कहते हैं। इसमें देखिए पूरा स्तन नहीं निकाला है। और अगर इनकी कांख की तरफ आप देखेंगे सेकंड पिक्चर में, जहाँ से एक पाइप भी आ रहा है, ड्रेन आ रहा है, तो वहां हम लोग ने इनकी कांख में भी जाके वहां के जो लिम्फ नोड गिल्टियां होती हैं उनको निकाला है। तो ब्रेस्ट का ट्रीटमेंट हुआ और एक्जिला का ट्रीटमेंट हुआ। दोनों करना अधिकतर बहुत सारी महिलाओं में बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट प्लीज। मैडम वो जो आप लोग वो जो दूर सर्जरी कर रहे हैं, लिम्फ नोड जिसको आप कह रहे हो, ये क्यों हाँ जी। निकालते हो? अब वो ऐसा लोग, ब्रेस्ट एक कैंसर, क्वेश्चन ब्रेस्ट, आया है ऐसा ही। अच्छा हाँ, जरूर जरूर सर। ब्रेस्ट कैंसर जैसे मैंने आपको पहले बताया, कैंसर जो कोशिकाएं होती हैं उनमें एक क्षमता आ जाती है कि वो अपनी जगह से हिल के दूसरी जगह पहुंच जाती हैं। तो जी। इसी कारण से ये सबसे पहले वो लिम्फ चैनल्स में जाती हैं, क्योंकि लिम्फ चैनल्स का जो डायमीटर होता है काफी पोरस होता है, उसमें बड़े बड़े छेद होते हैं। तो कैंसर सेल ब्रेस्ट में किसी भी कोने में चालू हुआ, एक सेल में एक क्षमता आ गई या ट्यूमर बढ़ गया, तो वो उसमें से घुस के उस नलिका में पहुंच जाएगा और वो नलिका जो है वो जाके एक्जिला में ड्रेन करती है। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताएंगे कि पूरा लिम्फ नोड वहां का क्लियर करने की आजकल जरूरत नहीं है। अगर कैंसर अर्ली डिटेक्ट हो गया है, जैसे इसमें हम इस विधि को हम लोग सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी कहते हैं। आप अगर ये प्ले हो जाए तो दोनों इसको प्ले कर दीजिए सर, ये जो वीडियोज हैं। तो इसमें सेंटिनल नोड में हम लोग क्या करते हैं, पूरा कांख की सफाई नहीं करते, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, हाँ दिख तो रहा है सर, प्ले हो जाएगा। और नीचे वाला भी सर। तो इसमें क्या करते हैं, कई प्रकार की डाई होती हैं जो हम लोग ट्यूमर के आसपास, राइट साइड में सर, राइट साइड वाला जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन, राइट राइट साइड ऑन योर, ऑन आवर राइट। और जो चल रही है वीडियो उसके जस्ट नीचे, जो ओके वीडियो ओके, चल रहा दिख है, रहा हाँ है। दिस वन, हाँ। एनीवेज, तो हम लोग इसमें एक डाई डालते हैं सर और उसके बाद गिल्टी वाले एरिया को स्क्रीन करते हैं। तो गिल्टी वाला एरिया अगर हम लोग इसी को सर क्लिक कर दीजिए, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं सर। तो गिल्टी वाले एरिया को आप देख रहे हैं ऊपर वाले वीडियो में, हम लोग पास एक स्पेशल मशीन है, उसको स्पाईफाई कैमरा बोलते हैं। तो एक आईसीजी करके डाई होती है, हम लोग ब्रेस्ट में जहाँ ट्यूमर होता है उसके आसपास उसको डाल देते हैं। और फिर ये जो डाई है ये जाके कांख में पहुंच जाती है
और इस स्पेशल कैमरा की मदद से हम लोग देख लेते हैं कि किस गिल्टी में पहुंची है। अब यहाँ जो ग्रीन ग्रीन आपको एक दिख रही है, यही एरिया है जहाँ पे ये डाई ट्यूमर पहुंचा है। तो हम लोग इसी एरिया को, इसी गिल्टी को निकालते हैं। नहीं, पहले हम लोग क्या करते थे कि कांख का पूरा जितना एरिया होता है, पूरा फैट, लिम्फ नोड सब निकालते थे। तो उसके भी कई सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं बाद में। हाथ में थोड़ा कमजोरी हो जाती है, सूजन आ जाती है, सब में नहीं होता लेकिन फिर भी मॉर्बिडिटी कहते हैं हम लोग मेडिकल टर्म्स में, वो होती थी। तो अब हम लोग को कई सारी डाइज और आइसोटोप्स होते हैं जिसे हम लोग टारगेट कर सकते हैं कि भाई ट्यूमर मोस्ट लाइकली कहाँ पहुंचा होगा। तो उस एरिया को ही, उतने ही छोटे से एरिया को हम लोग बायोप्सी करके निकाल लेते हैं। जो फोर्सेप्स में आपने देखा, ये देखिए फोर्सेप्स में वीडियो में ये पकड़ा हुआ है, क्योंकि ये एरिया हम लोग को दिख रहा है अपने स्पेशल कैमरा के थ्रू। देखिए आजू बाजू का एरिया कलर्ड नहीं है, लेकिन बस वही एरिया कलर्ड है। तो कलर जिसमें पहुंचता है उसी को हम लोग निकालते हैं। इसको सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी कहते हैं। तो इसका एम्फोसाइज करने का ये है मेरा रीजन कि भाई आपको ब्रेस्ट के साथ साथ एक्जिला का ट्रीटमेंट करना ही करना है, उसको छोड़ नहीं सकते। कभी कभी बहुत सिलेक्टेड सर्कमस्टेंस में हम लोग छोड़ देते हैं, 80 साल 85 साल की लेडी को हो गया तो, मत अधिकांश 99% को जरूरी है ये ट्रीटमेंट। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड सर। तो जैसे मैंने बताया पहले कि जिन महिलाओं को मेस्टेक्टमी हम लोग करते हैं, या कई बार महिलाएं भी कहती हैं कि भाई हमको नहीं जरूरत है, आप पूरा हमारा स्तन निकाल दीजिए, क्योंकि जब हम लोग ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी करते हैं उसमें फॉलो अप बहुत जरूरी होता है कि मरीज को बराबर आना होता है, और सेकाई भी बहुत जरूरी होता है। कई बार अर्ली स्टेज ट्यूमर्स में अगर हम लोग स्तन निकाल देते हैं तो उनको रेडियोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ती है। और लोकल रेकरेंस जिसे हम लोग कहते हैं कि दोबारा ट्यूमर हो जाना, ये संभावना थोड़ी सी ज्यादा होती है जब हम लोग ब्रेस्ट बचा लेते हैं। अगर हमने मेस्टेक्टमी कर भी दी है, किसी का स्तन निकल भी गया है, तो आप देखिए यहाँ पे कई सारे हमने विधि बताए हैं जो जिससे ये रिकंस्ट्रक्शन हम लोग ब्रेस्ट का करते हैं। आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने सुना होगा कि ब्रेस्ट इम्प्लांट्स होते हैं, कई हॉलीवुड एक्ट्रेसेस, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस भी यूज करती हैं ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के लिए। तो वो भी हम लोग यूज करते हैं। जो एरिया बच जाता है मसल के नीचे उसको डाल देते हैं, जो पहली स्लाइड है। नहीं तो इधर उधर से कई सारे बॉडी के ही फ्लैप्स होते हैं एरिया को, जिनको रोटेट करके ब्रेस्ट में ले जाते हैं। तो इससे काफी हद तक ब्रेस्ट लॉस जो पेशेंट को फील होता है साइकोलॉजिकली, वो नहीं होता है। नेक्स्ट प्लीज। मैडम एक क्वेश्चन आया है कि तो हम मतलब आप क्या सजेस्ट, मतलब कौन अच्छा होता है ये, मतलब कि पूरा निकलवा दें या ये कंजर्वेटिव सर्जरी पे जाए? नहीं, ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी हम लोग अधिकतर यंग लेडीज में जरूर एडवाइस करते हैं, या ओल्डर लेडीज में भी। अब लेकिन देखिए ब्रेस्ट का वॉल्यूम कितना है, उनको और कोई ऐसी चीज तो नहीं है, जैसे कई सारी कनेक्टिव स्किन टिश्यू डिजीजेस होती हैं। कई बार ब्रेस्ट में एक ट्यूमर की जगह 3-4 ट्यूमर होते हैं, तो कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनमें हम लोग मेस्टेक्टमी प्रेफर करते हैं। अदरवाइज अधिकांश लेडीज को हम लोग ये ऑप्शन देते हैं कि आप क्या चाहती हैं, उस हिसाब से हम लोग टेलर करेंगे। ओवरऑल आप देखें कि सर्वाइवल पे क्या इश्यू इफेक्ट होगा स्टेज बाय स्टेज, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इक्विवेलेंट ही है दोनों। ओके। तो प्रिवेंट कैसे करें? अब जिसको 100% प्रिवेंशन, तो प्राइमरी प्रिवेंशन जिसे कहते हैं, वो तो पॉसिबल नहीं है। अगर किसी में जीन म्यूटेशन है, कुछ है, 100% तो नहीं रोक सकते। लेकिन उसमें सेकेंडरी प्रिवेंशन करते हैं कि अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर के कुछ सिम्टम है, तो आप पहले ही कैसे पता लग जाए। इतना बड़ा क्रिकेट बॉल का ना हो के अगर एकदम छोटी सी गांठ हो, आप पकड़ लें उसको। तो उसके लिए हम लोग उनको पेशेंट्स को ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन बताते हैं, जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगी कैसे करना चाहिए। मतलब महिलाओं को हम लोग खुद एजुकेट करते हैं कि पीरियड्स के बाद जब ब्रेस्ट थोड़ा सपल होता है, तो आप फ्लैट ऑफ द हैंड से अपने ब्रेस्ट को खुद एग्जामिन करिए। अगर आपको उसमें कोई चेंज दिख रहा है, कोई गिल्टी महसूस हो रही है, या कहीं दबाती हैं तो निपल में से कोई ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है, तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं। और दूसरा है मैमोग्राफिक स्क्रीनिंग। तो हमारे कंट्री में अभी इतना इंसिडेंस नहीं है और इतना इकोनॉमिकली हम लोग वेल ऑफ नहीं है कि पूरे पॉपुलेशन को मैमोग्राफिक स्क्रीनिंग पे डाला जाए। लेकिन अभी गवर्नमेंट के कुछ चल रहे हैं प्रोग्राम्स, कैंसर और नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम में, जिसमें क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हम लोग कर रहे हैं पेशेंट्स का। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में अगर आप देखेंगे तो वहाँ डेफिनेट गाइडलाइंस हैं कि किस एज की महिला को कब जाके अपना मैमोग्राम कराना चाहिए। तो अपनी कंट्री में फिलहाल वी डोंट हैव एनी गाइडलाइंस। तो नेक्स्ट प्लीज।
तो मैं आपको बताना चाहूंगी मैमोग्राम में होता क्या है। मैमोग्राम में एक बहुत लो वोल्टेज एक्सरे डालते हैं ब्रेस्ट में, और उसके बाद उसके कई स्पेशल व्यूज लेते हैं। इसका जो एक्सरे जो होता है बहुत लो रेडिएशन होता है, जैसे हम लोग दांत का एक्सरे कराते हैं, डेंटल एक्सरे, लगभग उतना ही रेडिएशन इसमें लगता है। लेकिन फिर भी अननेसेसरी मैमोग्राम नहीं कराना चाहिए। जैसे यंग गर्ल्स में मैंने बताया, स्पेशली मैमोग्राम से ज़्यादा अच्छा यंग लेडीज में अल्ट्रासाउंड होता है। और आपने इसमें देखा है ये बहुत ही सिंपल है, और बीएचयू में एक बहुत अल्ट्रा हाई क्वालिटी मैमोग्राफिक मशीन गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर दी है, वो बहुत जल्द वो यहाँ पे होगी। नेक्स्ट प्लीज। तो जैसे मैं बता रही थी, ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग की हमारे कंट्री में कोई गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन आप अमेरिका इधर देखिए, एनएचएस मतलब यूके में 50 to 70 ईयर्स की जो लेडीज होती हैं उनमें रेगुलर स्क्रीनिंग एवरी 3 ईयर्स एडवाइज्ड है। इसी तरह अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन्स ने 45 से 54 ईयर्स तक एनुअली बोला है कि आप करिए, और 55 साल के बाद जो है वो आप एनुअली कर सकती हैं, बाई एनुअली कर सकती हैं, मतलब 2 साल में एक दफा। बट डेफिनेट गाइडलाइंस हैं विच आर नॉट अवेलेबल इन आवर कंट्री। नेक्स्ट प्लीज। मैम एक क्वेश्चन आया है कि मेमोग्राफी कब कब कराना चाहिए, मतलब कुछ टाइमलाइन है कि कितने महीने पे कराना चाहिए या कितने ईयर्स पे कराना चाहिए? हाँ, वही मैं बता रही थी कि अपने कंट्री में कोई डेफिनेट गाइडलाइंस नहीं है। तो मैमोग्राम आपका डॉक्टर बोले तो आप कराइए, और अगर आपके फैमिली हिस्ट्री है, घर में कई लोगों को कैंसर हो चुका है, स्पेशली अगर 50 वर्ष के पहले कैंसर हुआ है, तो आप फिर अपने डॉक्टर से मिलिए। उसमें हम लोग के पास गाइडलाइंस उपलब्ध हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क, कि आपका रिस्क क्या है, उस हिसाब से हम लोग फिर आपको बताएंगे कि कब करना चाहिए। और अगर आप बहुत वेल ऑफ हैं तो आप एवरी 3 ईयर्स, 50 ईयर्स एंड बियॉन्ड कर सकते हैं। इसके भी कई हानि होती है, क्योंकि ये मैमोग्राम, कई लोग कहते हैं कि भाई ट्यूमर बहुत तेज ग्रोइंग ट्यूमर है तो वो 6 महीने में ही प्रेजेंट कर देगा। आपने मैमोग्राम कराया जनवरी में, और ट्यूमर जून में डेवलप हो गया आपको, ये इंटरवल पीरियड में ही ट्यूमर्स, फास्ट ग्रोइंग ट्यूमर्स आ जाते हैं। तो ये कोई फुल प्रूफ नहीं है कि आपने मैमोग्राफ स्क्रीनिंग कराया है तो आपको कैंसर पहले ही पता लग जाएगा। इसीलिए अपने कंट्री में स्पेशली हम लोग ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन पे काफी जोर देते हैं। अब देखिए, इसमें हम लोग ने दिखाया है, ये अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की फोटोग्राफ्स हैं। इसमें पूरे राउंड, पहले तो लेडीज अपना ब्रेस्ट अपने थंब और अदर फिंगर्स के बीच में ना पकड़े, क्योंकि नॉर्मल नॉड्युलैरिटी भी उसमें पता लगेगी, तो आप भयभीत हो जाएंगे कि ये कैंसर हो रहा है एंड ऑल दैट। तो ऐसा नहीं है, फ्लैट ऑफ द हैंड से ऐसे ऐसे करके 4 क्वाड्रेंट्स में अपना देख लीजिए, ऑन बिहाइंड द निपल। और अगर स्पेशली हम लोग बताते हैं पोस्ट पीरियड्स करना चाहिए व्हेन ब्रेस्ट इज सॉफ्ट। और अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम दिखती है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर लीजिए। नेक्स्ट प्लीज। और कई लोगों को, जैसे हम लोग ने बताया था कि कुछ जेनेटिक म्यूटेशन होते हैं। अब ये बहुत ही फेमस एक्ट्रेस एंजेलिना जोली फ्रॉम हॉलीवुड, इनकी फैमिली हिस्ट्री बड़ी स्ट्रांग थी ब्रेस्ट कैंसर में। इनकी मदर और इनकी मौसी दोनों को ही ब्रेस्ट कैंसर हुआ। इन्होंने अपना टेस्ट कराया था तो इनमें एक जेनेटिक म्यूटेशन पाया गया था, जिसको BRCA1 म्यूटेशन कहते हैं। जिन लोगों में ये म्यूटेशन होता है जीन में, उनमें लगभग 80 से ऊपर रिस्क रहता है ब्रेस्ट कैंसर का, और उनमें ओवेरियन कैंसर का भी काफी रिस्क रहता है। तो इन्होंने अपनी दोनों ब्रेस्ट जो हैं उसको निकलवा दिया था, और फिर प्लास्टिक सर्जरी से उसको रिकंस्ट्रक्ट कराया था। तो ऐसा जब करते हैं तो इसको हम लोग रिस्क रिडक्शन स्ट्रैटेजीज या प्रोफिलैक्टिक मिस्टेक्टमी बोलते हैं। तो बट दिस आर ऑल डन, ये सब जो भी है रिस्क रिडक्शन इंटरवेंशंस, ये किसी स्पेसिफिक कैंसर सर्जन के ही निगरानी में करना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। इसके बाद मैं और आप लोग को बताना चाहूंगी थोड़ा अदर ब्रेस्ट लम्प्स के बारे में भी, जो कि बहुत कॉमन होते हैं, और कई लोग इसके घबरा जाते हैं कि हमको कैंसर हो गया है। तो आप कैसे आप डिफ्रेंशिएट करें, कैसे आपको पता लगे कि भाई ये कैंसर हो सकता है और ये इसमें कैंसर होने की संभावना कम है। नेक्स्ट प्लीज। तो इन सब चीजों को हम लोग बिनाइन ब्रेस्ट डिसऑर्डर्स कहते हैं, और इसका श्रेय मैं डॉक्टर प्रोफेसर एली ह्यूज को देना चाहूंगी। ये यूके के एक बहुत अच्छे कार्डिफ के सर्जन थे, जो मेरे गुरु हैं, ये उनके गुरु थे। तो ही वाज द पर्सन हु एक्चुअली, इन्होंने पहले जो बिनाइन डिसऑर्डर्स, बिनाइन मतलब जो कैंसर नहीं है, उनको इतने अच्छे से क्लैरिफाई किया सबके लिए कि ये बहुत फॉलो होता है वर्ल्ड वाइड। तो ये मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगी। नेक्स्ट प्लीज। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे लेडीज की एज बढ़ती है फ्रॉम चाइल्डहुड टिल ओल्ड एज, तो उनकी ब्रेस्ट में भी चेंजेस होते हैं।
तो इसमें उनको 3 खंड में उनको डिवाइड किया है। डेवलपमेंटल, जब टीनेजर्स होती हैं, साइक्लिकल एक्टिविटी जब वो मेंस्ट्रुएटिंग होती हैं, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है, और फिर 55 एंड बियॉन्ड व्हेन इन्वोल्यूशन स्टेज हो जाता है, ओल्ड एज आ जाती है। तो इन तीनों एरियाज में कुछ एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं जो कि कैंसर भी हो सकती हैं और लार्जली बिनाइन रहती हैं, मतलब कैंसर नहीं होती। नेक्स्ट प्लीज। तो अब इसमें जो हमने ब्रेस्ट में एनाटमी आपको बताया था, उसमें कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो कि कैंसर नहीं है। तो कैंसर नहीं, यंग गर्ल्स में फाइब्रोएडिनोमा टाइप की चीजें हो सकती हैं, और कुछ नोडुलैरिटीज हो सकती हैं जो कि मिडिल एज ग्रुप में आती हैं। वो भी मैं आपको नेक्स्ट फोटोग्राफ्स के माध्यम से बताऊंगी, ज्यादा समझ में आएगा सर। नेक्स्ट प्लीज। अब देखिए ये क्या होता है, जैसे फीमेल्स जब एज होने लगती है लाइक 45 एंड बियॉन्ड, तो इनकी ब्रेस्ट का जो डक्टल टिश्यू है वो थोड़ा कड़ा हो जाता है, और साइड का जो फैट होता है वो कम हो जाता है। तो आपको अपने जो ब्रेस्ट आप देखेंगी तो आपको उसमें थोड़ी थोड़ी गिल्टी टाइप का महसूस होगा, छोटी छोटी बहुत सारे बबल्स टाइप के। तो इसको हम लोग नोडुलैरिटी बोलते हैं। ये कैंसर नहीं है, ये एबनॉर्मेलिटी है बस। और अगर इसमें अगर आप बार बार देखिए कि एक जगह कुछ ज्यादा ही कड़ा है, तब आपको घबराने की जरूरत है। इसीलिए बार बार हम लोग एम्फेसाइज करते हैं कि भाई फ्लैट ऑफ द हैंड से देखो। अगर मिडिल एजेड लेडीज अपना बिटवीन थंब एंड इंडेक्स फिंगर देखेंगी तो हर चीज को ही एक गिल्टी समझेंगे, जो कि ऐसा नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। यही देखिए, इस फोटोग्राफिक माध्यम से भी बताया गया है कि जब इन्वोल्यूशन पीरियड स्टार्ट होता है तो यही जिसका जो फाइब्रस टिश्यू है वो इधर उधर छोटी छोटी गांठ बन जाती है उनमें। उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत फ्लूइड भी ट्रैप हो जाए, जिसमें हम लोग सिस्टिक लीजन्स कहते हैं। तो कहीं हार्ड छोटे छोटे लीजन्स हो सकते हैं, कहीं थोड़ा सॉफ्ट लीजन्स हो सकते हैं, बट दीज आर ऑल एबनॉर्मेलिटीज एंड दीज आर नॉट कैंसर। नेक्स्ट प्लीज। इसी तरह कई लेडीज को ब्रेस्ट पेन भी होता है, तो उनको डर लगता है कि कैंसर तो नहीं हो गया है। ब्रेस्ट पेन बहुत कॉमन है, स्पेशली रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में। इसको हम लोग साइक्लिकल और नॉन साइक्लिकल दो तरीके से बताते हैं। साइक्लिकल जो होता है वो हमेशा मेंसेस के टाइम होता है, उसके बाद जब पीरियड्स खत्म हो जाते हैं तो डिक्लाइन हो जाता है। और नॉन साइक्लिकल जो होता है वो हमेशा ही थोड़ा थोड़ा बना रहता है। तो ये नॉर्मल होता है, इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। जनरली ब्रेस्ट कैंसर इज पेनलेस, और जब ब्रेस्ट कैंसर में पेन स्टार्ट हो जाए तो आप समझ लीजिए कैंसर काफी बढ़ गया है। नेक्स्ट प्लीज। मैम एक क्वेश्चन आया है, ले लो। वो हाँ कह जी। रही है कि उनका जब छोटा बेटा था तब उनके ब्रेस्ट में गांठ थी, उस टाइम हाँ। वो निकलवा दिया और वो कैंसर नहीं था। तो क्या मुझे हाँ। फ्यूचर में कैंसर हो सकता है? नहीं, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड के साथ बताऊंगी सर, वो नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। हाँ जी। हाँ, तो ये नेक्स्ट स्लाइड जो दिखा रहे हैं इसमें, ये एक कॉमन ट्यूमर है जो कि बहुत सी टीनेजर लड़कियों में होता है, और इसको हम लोग फाइब्रोएडिनोमा बोलते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इन जो बहन जी ने अपना ऑपरेशन कराया तो ट्यूमर का उन्होंने बायोप्सी कराया कि नहीं कराया, उसको उठा के नहीं, उन्होंने कराया, मैम बायोप्सी कराया है और उस टाइम वो कैंसर नहीं था, ऐसा कह रही। नहीं तो क्या था उसमें, डायग्नोसिस होता है ना, ये थोड़ी होता हाँ। कि कैंसर नॉट फाउंड। देयर इज अ डायग्नोसिस उसमें हमेशा। जैसे ये फाइब्रोएडिनोमा है, अगर उनमें फाइब्रोएडिनोमा यंग होंगी तो फाइब्रोएडिनोमा हो सकता है। तो उनको रिपोर्ट में आता है, क्योंकि इसका हिस्टोलॉजी सब अलग अलग होता है ना, तो जो पैथोलॉजिस्ट आपका पढ़ेगा बायोप्सी वो बता देगा कि अगर कैंसर नहीं है तो क्या है भाई, ये तो बताओ। तो ये भी बहुत जरूरी है कि कहीं भी आप ऑपरेशन ना करा लें कि पेरिफेरल प्रॉब्लम है तो कहीं भी करा लिया और बायोप्सी भी अंड बंड जगह चली गई, कुछ पता ही नहीं उसका। कई बार इसी तरह कैंसर भी होता है, और सर वो हम लोग आती है लेडीज और प्राइमरी टिश्यू ही नहीं होता उनके पास। तो ये लिख रही है मैडम कि मुझे तो पता नहीं मैडम, मैं तो बस जहाँ पे बेबी हुआ था वहीं पे उन्होंने निकाल दिया। हाँ, तो अब तो आपको अब क्या पता चल करना गया है? ना कि अब आगे से इस तरह हर हर चीज का ऑपरेशन अपने को बड़ा सीरियसली लीजिए, अपनी हेल्थ को, और एकदम क्वालिफाइड पर्सन के पास ही पहुंचिए। और हमेशा देखिए कि अगर आपका सर्जरी कहीं भी किसी ने किया है तो आपको उसकी रिपोर्ट मिली है कि नहीं मिली है, रिपोर्ट जरूर कलेक्ट करें। तो आगे भी जब हमारे पास पेशेंट आते हैं ना तो हम लोग उनका ब्लॉक मंगाते हैं, उस पर फर्दर अब मान लीजिए जो हमने इसमें फोटोग्राफ दिखाई है, इसमें अगर ये कैंसर हो
और उस बंदे ने उसका हिस्टोलॉजी ना किया हो, तो जब वो मेरे पास आएगी तो दोबारा रिकरेंट लंप लेके आएगी। प्राइमरी ट्यूमर का हमें कुछ पता ही नहीं कि क्या था उसका रिसेप्टर स्टेटस। आजकल मेडिकल साइंस बहुत इवॉल्व कर गई है, सिर्फ कैंसर है या नहीं है पे हम लोग नहीं रुक जाते हैं, उसके बाद उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे जाते हैं, उस हिसाब से ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। ये क्योरेबल कैंसर्स में होता है, ये बहुत 20-20 साल 25-25 साल पेशेंट्स ठीक रहते हैं। तो बड़ा केयरफुल रहना चाहिए कहाँ सर्जरी कराया आपने अपना। नेक्स्ट प्लीज। तो ये फाइब्रोएडेनोमा बहुत यंग गर्ल्स में होता है, टीनेजर्स में, और ये इसमें कैंसर फ्यूचर में चेंज होने की संभावना बहुत कम होती है। लेकिन ये रहता है कि भाई अगर 15-16 साल की लड़की को एक दो है तो फ्यूचर में भी संभावना है कि उसको हो जाए, और तो रेकरेंस होने का चांस रहता है। नेक्स्ट प्लीज। इसका हम लोग छोटा सा ही ऑपरेशन करते हैं, आप देखिए इसको बस पकड़ के ओपीडी प्रोसीजर की तरह ही होता है, भर्ती करने का जरूरत नहीं होता, और इसको निकाल के हिस्टोलॉजी के लिए जरूर भेजना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। इसी तरह हम लोग ध्यान रखते हैं कि यंग गर्ल्स में जब सर्जरी होता है कि कैसा इंसिजन बना है। टेढ़े मेढ़े हमारे पास कई सारे पेशेंट्स आते हैं, टेढ़े मेढ़े एकदम इंसिजन लेके जो ब्रेस्ट एकदम डिस्फिगर कर लेते हैं। तो ये भी आपका अगर डॉक्टर अच्छा वेल रेड है और समझदार है तो उसके इंसिजन ऐसे प्लान करेगा कि उसके स्कार मार्क्स आपको बाद में दिखेंगे ही नहीं या बहुत फेंट दिखेंगे। नेक्स्ट प्लीज। मैडम इसी तरह एक क्वेश्चन है मैडम, क्या ये भी हाँ, कैंसर ही है? नहीं ये कैंसर बिल्कुल नहीं है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये फाइब्रोएडेनोमा है, ये कभी भी कैंसर नहीं बनता है। 99.99% नहीं बनेगा। इसी तरह कई लेडीज में ये फाइब्रोएडेनोमास जो हैं ये यंग गर्ल्स में होते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए 23 एंड 24-25 तक होते हैं। और अगर ये पड़े रहे तो भाई लेट प्रेजेंटेशन भी होता है, लेकिन अधिकांश हमारे पास जो आएंगे केसेस ये टीन एज गर्ल्स के डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है कि एक तरफ ब्रेस्ट में ज्यादा ग्रोथ हो गई, एक तरफ नहीं हुई। तो अब ये देखिए एक कई लोग पेशेंट्स में ना एक नहीं होता, 3-4-5। अब इसमें देखिए कितने हैं, अगर 5 से ज्यादा हो तो हम लोग इसको मल्टीपल फाइब्रोएडेनोमा कहते हैं। नेक्स्ट प्लीज। इसमें भी हम लोग बड़ा ध्यान रखते हैं कि कैसा इंसिजन लगे। अब आप ये देखिए हमारी ही पेशेंट है, एक तरफ का ब्रेस्ट इसका इतना बड़ा है, इसमें एकदम कंकड़ पत्थर की तरह ये फाइब्रोएडेनोमा भरे थे। तो हम लोग इंसिजन ऐसा प्लान करते हैं कि इसका ब्रेस्ट डिसफिगर ना हो। और थोड़े दिन में ये आई थी तो ये हमारे पास इसमें बिल्कुल कुछ दिख ही नहीं रहा था, इसका स्कार लाइन कहाँ गया। तो ये कैंसर, अगेन आई एम रिफरेंसाइजिंग कि ये कैंसर नहीं होता है। नेक्स्ट प्लीज। अब कई बार ये ट्यूमर जो आप ये जो छोटी गिल्टियां होती हैं फाइब्रोएडेनोमा, लेकिन कई बार ये बड़े बड़े ट्यूमर्स भी हो जाते हैं, बट अगेन ये कैंसर नहीं होते, ये बहुत मोबाइल होते हैं। आप ब्रेस्ट में देखेंगे तो इधर से उधर भागते हैं, इसलिए इनको ब्रेस्ट माउस भी बोलते हैं। और कैंसर ऐसा नहीं करेगा, कैंसर का अगर गिल्टी है तो वो हार्ड होगा, हार्ड मतलब सख्त होगा, और वो ऐसे हिलेगा नहीं। जिधर है उससे आप थोड़ा बहुत आधा सेंटीमीटर इधर उधर कर सकते हैं, ये नहीं कि 3 सेंटीमीटर घुमा दिया उधर घुमा दिया, वो नहीं जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। एक ये स्पेशल प्रकार का ट्यूमर होता है, ये बॉर्डर लाइन एरिया में आता है कि ये कैंसर और नॉन कैंसर के बीच में बैठा होता है, इसको फिलोड्स ट्यूमर कहते हैं। इसमें भी इसमें ये प्रॉब्लम रहती है कि ये बहुत तेज ग्रो करता है, ये 40 वर्ष के अराउंड महिलाओं में पाया जाता है। ये देखिए ये भी हमारी एक पेशेंट है, क्या साइज हो गया है उसके ट्यूमर का, और ये इतनी तेजी से ग्रो करता है, लेकिन फिर भी ये अधिकतर ये कैंसर नहीं होता। इसको हम लोग बॉर्डर लाइन कहते हैं क्योंकि दोबारा होने का इसमें चांस बढ़ जाता है। इसलिए अगेन अगर इसमें किसी ने बहुत पास से इसको निकाल दिया, इन्यूक्लिएट कर दिया, तो अगेन ये 4-6 महीने में वापस आ जाएगा। तो इसमें हम लोग प्रॉपर सर्जरी करते हैं, 1 सेंटीमीटर दूर से काटते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो रेडिएशन भी लगाते हैं ताकि दोबारा ट्यूमर ना हो। कुछ हद तक 15% लोगों में ये कैंसर भी हो सकता है, लेकिन ये इतना ज्यादा ग्रो करता है, नॉर्मल फाइब्रोएडेनोमा वगैरह जो गिल्टियां होती हैं इतना बड़ा नहीं ग्रो करेंगी, और नॉर्मल कैंसर भी इतना बड़ा नहीं ग्रो करेगा। नेक्स्ट प्लीज। आई थिंक विल स्किप दिस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अब मेरे को ये भी आपको बताना है कि निपल डिस्चार्ज पे भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर देखिए एकदम अगर आप नीचे वाला देखेंगे अपना फोटो, जिसमें एक पानी माफिक आ रहा है डिस्चार्ज, ये अधिकतर सीरस डिस्चार्ज हम लोग कहते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती अधिकतर। लेकिन अगर ब्लड आ रहा है तो वो बहुत सचेत हो जाना चाहिए, इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि ब्लड में हो सकता है कि वहां अंडरलाइंग छोटा कैंसर उसकी दूध की नलिका में डेवलप हो रहा हो। तो उसको इग्नोर ना करें, और अगर ब्लड डिस्चार्ज है तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं। नेक्स्ट प्लीज। तो लंप जब हमारे पास लेडीज आती हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, तो हम लोग उसमें ट्रिपल असेसमेंट करते हैं, उसके बाद ही डिसाइड करते हैं कि भाई ये कैंसर है कि नहीं है।
जिसमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी है, फिर इमेजिंग भी है, अल्ट्रासाउंड, मैमोग्राम, एमआरआई, जो भी आवश्यकता हो, और बायोप्सी इफ नेसेसरी। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। तो ये मैं बताना चाहूंगी कि हमारे गवर्नमेंट ने वही वही वाली, हाँ, हमारी गवर्नमेंट जो है काफी काम कर रही है इस जागरूकता लाने में। इसमें आयुष्मान भारत के अंतर्गत और नेशनल कैंसर डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत, और हमारे मोदी जी का ये विजन है कि एक हब एंड स्पोक्स मॉडल कैंसर ट्रीटमेंट का बनाया जाए। हब एंड स्पोक्स का मतलब है जैसे आप साइकिल के स्पोक्स होते हैं ना, उस तरह एक एक मेन कैंसर सेंटर हो, जैसे हमारा समझ लीजिए बीएचयू हॉस्पिटल है, और उसके साथ में एक पीएचसी है जो कि आपके गांव से पास में है। तो गांव के पास जो पीएचसी या छोटा हॉस्पिटल होगा, उसमें कई सारे स्क्रीनिंग के फैसिलिटीज अवेलेबल कराए हैं गवर्नमेंट ने, और भी बनाते जा रहे हैं, जिसमें सर्वाइकल कैंसर, ओरल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर में क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन वहाँ की जो लेडीज होती हैं वो करेंगी, और अगर उसमें कोई, और फिर बायोप्सी मटेरियल जो भी वो करती हैं, पैप्समियर वगैरह उनको सिखाया गया है, तो वो सब भेज दिया जाएगा सेंट्रल हब में, और वहां पे अगर जरूरत होगी, कैंसर उसमें आता है, तो पेशेंट को डायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये बहुत एफर्ट गवर्नमेंट का है, लेकिन मुझे लगता है बहुत कुछ और करना बाकी है, क्योंकि हमारे यहाँ रूरल पॉपुलेशन जो है वो इतने बड़े हॉस्पिटल में इतने किलोमीटर दूर चल के आना, वो तब तक आती आती हैं, तो लेडीज उतनी स्वावलंबी नहीं होती, उतना एजुकेशन उनमें नहीं है, तो वो अपने को इग्नोर करो, ब्रेस्ट जैसी चीज है तो अपने आप को, या सर्विक्स कैंसर है, उसको छुपाती रहती हैं। बाय द टाइम वो उनको इतना बॉदर करने लगता है कि घर वालों को बोले चलो ले चलो एंड ऑल दैट, सो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर देम। और वहां से आते आते हम लोग के पास जब आते हैं तो वो काफी बढ़ जाता है, और फिर हम लोग को एक नए सिरे से ये कराओ वो कराओ, तो दे गेट कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली। तो मेरे ख्याल से अपने पीएचसीज को स्ट्रेंथन करने का जो वेलनेस सेंटर मोदी साहब बनाना चाह रहे हैं, वो बहुत ही जरूरी है अपने कंट्री में, and I hope we should be successful in doing this. Next slide, please. तो हम लोग हर साल अक्टूबर के महीने में एक फ्री ब्रेस्ट कैंसर क्लिनिक करते हैं। ये अब की बार की कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें हमारे निदेशक महोदय एस.एन. शंखवार साहब और मेडिकल सुपरिंटेंडेंट साहब और हमारे पूरे फैकल्टी एंड स्टाफ एंड स्टूडेंट्स हैं। तो इसमें हम लोग पेशेंट्स जो लेडीज आती हैं अक्टूबर महीने में स्पेशली, उनको प्रायोरिटी देते हैं, जो भी जानकारी लेना चाहें उनको पैम्फलेट भी बांटते हैं, और प्रायोरिटी में एग्जामिनेशन भी कराते हैं। और अदरवाइज ऑल्सो ये तो हम लोग इसलिए करते हैं कि भाई थोड़ा जागरूकता रहे, लोगों को समझ में आए कि आज क्या चल रहा है, थोड़ा टू ड्राइव देयर अटेंशन, कि समझ में आए कि ब्रेस्ट कैंसर से ट्रीटमेंट में क्या क्या उपलब्धि हो रही है हम लोग की। अदरवाइज ऑल्सो द लेडीज कैन वॉक इन एनी टाइम इन आवर ओपीडी। हम लोग की ओपीडी रोज ही चलती है, और कोई भी दुविधा हो अपना बेझिझक आइए, अपना ख्याल अपनों को खुद ही रखना पड़ेगा, किसी पे डिपेंडेंट ना रहिए कि वो ले चलें, आप खुद आइए, अपना दिखाइए, चेक कराइए, वॉट एवर इज नेसेसरी मस्ट बी डन। सो ये मेरी लास्ट ही स्लाइड थी सर, और नेक्स्ट प्लीज। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइफ, नॉट ओनली इन ब्रेस्ट कैंसर बट इन अर्ली ऑल कैंसर्स। और हमेशा ये ध्यान रखें कि कैंसर का सिर्फ सर्जरी ट्रीटमेंट नहीं होता, उसमें आजकल हम लोग को कई खंभों की जरूरत पड़ती है, कीमो, रेडियो, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, जो भी हो, बहुत सारी चीजें तो आजकल आयुष्मान भारत में कवर्ड भी हैं फॉर्चुनेटली। धन्यवाद। मैडम एक क्वेश्चन है कि मैं क्या करूं कि मुझे कैंसर न हो? अच्छा, तो सबसे इसमें ऐसा है कि आप जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हम लोग कहते हैं, वो कुछ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। ब्रेस्ट कैंसर के संदर्भ में बताऊं तो अब नॉन मॉडिफाइबल तो ये है कि भाई आप फीमेल हैं तो आपको रिस्क तो है ही है। दूसरा, एजिंग होता रहेगा, उसमें भी आपका रिस्क है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। घर में अगर फैमिली हिस्ट्री है अगर आपकी, तो आप बताइए, उसमें देखिए, अपना घर में पूछिए किसी को कैंसर है कि नहीं। और दूसरा, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है कि अपना वेट मेंटेन करके रखिए, थोड़ा आधा घंटे की फिजिकल एक्सरसाइज करिए, टोबैको और अल्कोहल का सेवन करती हैं तो ना करें। और बहुत लॉन्ग टर्म अगर आपने कोई हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी या बच्चा ना होने की दवाई खाई है तो अपना टेस्ट करा ले, अल्ट्रासाउंड वगैरह सब करा ले, ताकि उसमें ना एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया भी होता है, कई और प्रॉब्लम्स होती हैं लॉन्ग टर्म हार्मोनल ट्रीटमेंट से। और खान पान पे अपना ध्यान दें, जंक फूड ना खाएं, अच्छे हरी एंटीऑक्सीडेंट्स वाली सब्जी वगैरह खाएं, नियमित अपना जांच करते रहें, कम से कम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन तो आप खुद कर ही सकते हैं। और
मैडम मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो बीबीआईएफ कैंसर केयर बहुत रूरल में काम करती है, और इवन मैं राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में था, अभी जो है कि जी एक दूसरे हॉस्पिटल में हूँ कैंसर। तो बहुत सारी लेडीज जो आती हैं वो एडवांस स्टेज में आती हैं, गांव से आती हैं, और पूछने भी एक आती हैं कि शुरू में उन्होंने शर्म के मारे बताया नहीं घर में। हाँ मतलब वो शर्म के मारे बताती नहीं है घर में, बहू से नहीं बताती, बेटी से नहीं बताती, किसी को नहीं जी बताती कि गांठ है। और जब एडवांस स्टेज में हो जाता है, आती हैं, तो उस टाइम उनका फाइनेंशियल लॉस भी होता है, सबको परेशान भी करती हैं, और जब फैल जाता है तो फिर क्या कर सकते हैं, आप लोग भी क्या कर सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं है सर कि एक तो हम यहाँ बताऊँ, जब मैं यहाँ बीएचयू में रेज़िडेंट थी तब हमारे पास लगभग 50% से 70% महिलाएँ एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर में आती थीं। अभी ये स्थिति है कि 90% हमारे पास उतनी एडवांस नहीं आती, अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में आ रही हैं। तो जागरूकता तो डेफ़िनेटली बढ़ी है महिलाओं में, जैसे साक्षरता बढ़ती जाती है, इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ता है, वो खुद भी जागरूक है। देखिए आपके वेबिनार आपने ऑर्गेनाइज़ किया, आज से 20 साल पहले ये सब कुछ नहीं होता था। तो एनजीओज की मदद से और गवर्नमेंट इनिशिएटिव से बहुत हेल्प रह रही है। मान लीजिए कैंसर एडवांस स्टेज में भी हमारे पास आता है, तो आजकल बहुत सी विधियां आजकल हमारे पास हैं, बहुत अच्छी अच्छी कीमोथेरेपी हैं जिनसे ट्यूमर एकदम रिमार्केबल रिस्पॉन्स होता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपने मान लीजिए किसी वजह से डिले भी हो गया है, तो अपने डॉक्टर्स को देखिए कहाँ जा रहे हैं, ताकि आपका लेट सही लेकिन सही इलाज तो हो। तो बहुत सी इसमें हम लोग इम्प्रूवमेंट कर देते हैं, लाइफ बहुत प्रोलॉन्ग हो जाती है। स्टेज 4 कैंसर में भी आजकल सर्वाइवल 5-5 साल का है। और आयुष्मान कार्ड तो मैं आपको बोलूँगी कि आप लोग सब लोग बनवा लें, जो एलिजिबल हैं उसके। इससे बहुत सारा ट्रीटमेंट 5 लाख तक का फ्री होता है, और हमारे हॉस्पिटल में तो बिल्कुल वी आर ऑल फॉर इट। तो आई थिंक कि ये क्वेश्चन था कि हम गरीबों के लिए आपके हॉस्पिटल में क्या है मैडम? तो आई थिंक आयुष्मान कार्ड ही है मैडम जो आप कह रहे हो, या कुछ और भी फैसिलिटी है? नहीं देखिए, हमारा तो फ्री हॉस्पिटल है, बस 30 रुपए का आपको ओपीडी पर्चा बनाना है, और फिर आप आ जाइए। और फिर और जो बाकी भी जो वाइपसी वगैरह के चार्जेस हैं बहुत नॉमिनल हैं, और पूरा ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी हार्मोन थेरेपी ये सारा गवर्नमेंट देती है, और इंक्लूडिंग पूरा सर्जरी का सामान। तो अगर मान लीजिए एक हम लोग को ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट का सर्जरी का लगभग कॉस्ट 40-50 हजार आता है, तो उसमें से ज्यादा अगर आपको अपनी पॉकेट से 5-6 हजार रुपए एक्सपेंडिचर होगा, बाकी सब गवर्नमेंट दे रही है अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है। फिर हम लोग पीएमसीएम भी, गरीब जो पेशेंट्स होते हैं बहुत गरीब होते हैं, जिनका किसी वजह से आयुष्मान नहीं है, पीएमसीएम रिलीफ फंड भी होता है हमारे योगी गवर्नमेंट और मोदी साहब के सेंट्रल गवर्नमेंट से तुरंत तुरंत पैसे भी आते हैं, तो काफी हेल्प है। बट यू शुड रीच आउट ना, आप अपने घर में ही बैठेंगे नीम हकीम के चक्कर में, तो फिर वो बड़ा प्रॉब्लम है। तो हाँ, ये बात है। बहुत कुछ तो एडवांस स्टेज में इसलिए आते हैं कि जब आप कह रहे हो नीम हकीम के चक्कर में पड़ जाते हैं, जी बहुत सारी वो कराती हैं विदाउट। सो वो भी एक रीजन है मैडम। जी और सो मैम, आपका लास्ट वर्ड क्या है जो आप उनको सजेस्ट करना चाहेंगे, जो भी हमारे ऑडियंस है, या गांव की महिलाएं हैं, और जो भी अदर महिलाएं सुन रही है जो सिटी की है? देखिए मेरा योर यही है लास्ट कि सजेशन। आप, हाँ, तो यही मेरा संदेश रहेगा कि आप लोग खुद स्वावलंबी बन जाइए। अपने हेल्थ के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके हस्बैंड, आपके लड़के, आपकी बहू, व्हाटएवर, उनसे बताना ठीक है, लेकिन आपको अगर खुद लग रहा है कि हमें कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको प्रायोरिटाइज करिए। सारी लाइफ हमारी जो लेडीज हैं अपनी फैमिली को ही दे देती हैं, और अपने को इग्नोर करती हैं। सबसे पहले तो इसको चेंज करिए, और जहाँ भी कुछ प्रॉब्लम हो और सही डॉक्टर चुनिए। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लोकली जो अवेलेबल है उस पे ना जाएँ, अगर वो लोकली क्वालिफाइड है तो ज़रूर, नहीं तो आप प्रॉपर हॉस्पिटल में पहुँचिए, सरकारी अस्पताल में पहुँचिए ना, वहाँ भी आपको एजुकेटेड डॉक्टर मिलेंगे जो आपको सही गाइड करेंगे। और कैंसर अगर आपको आजकल तो देखिए सर्जिकल ऑन्कोलॉजी है, मेडिकल ऑन्कोलॉजी है, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी है, एस्टैब्लिश्ड फील्ड्स हैं। तो अगर आपको कोई कैंसर डायग्नोसिस पेरिफेरी में हो गया है, तो आप पूरी कोशिश करें कि किसी ऑन्को सर्जरी या ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलें जो इसमें स्पेशलाइज किया। हम लोग ने 6-6 साल सिर्फ कैंसर में ट्रेनिंग की है आफ्टर जनरल सर्जरी। तो बहुत स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है इसका, और सही ट्रीटमेंट होगा तो आईएफसी बायोप्सी से आपको डरने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वो आपको हानि नहीं पहुंचा रहा, गलत ट्रीटमेंट आपको हानि पहुंचा रहा है। तो घबराए ना, उसको फाइट करें प्रॉपरली, एंड टेक केयर। धन्यवाद डॉक्टर मल्लिका, एंड इस जानकारीपूर्ण और प्रेरक सत्र के लिए। आपने बहुत ही सरल और स्पष्ट तरीके से बताया कि कैसे जागरूकता, सेल्फ एग्जामिनेशन
और समय पर चिकित्सक से संपर्क करना जीवन बचाने में मदद कर सकता है। जी, साथ ही थैंक यू। मैं हमारे सभी प्रतिभागियों का भी धन्यवाद करता हूँ और उन्होंने अपनी विचारशील सवाल पूछे और सत्र का सक्रिय बनाया। अंत में मैं सभी को यह कहना चाहूंगा कि जागरूकता पहला कदम है। इस ज्ञान को अपने परिवार, दोस्त और आसपास के लोगों तक फैलाएं, उन्हें भी अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने के लिए प्रेरित करें। और बीवीआईएफ कैंसर केयर का ऐप है, उसे डाउनलोड करें और उसके थ्रू जो है कि आपको काउंसलिंग, हम जो है कि विलेज से बेस्ट हॉस्पिटल पे मोटिवेट करते हैं, बेस्ट सजेशन देते हैं और यदि हो सके तो हम जो है कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी करते हैं। एक बार फिर धन्यवाद डॉक्टर तिवारी, और आपके साथ इस थैंक यू। महत्वपूर्ण बातचीत के जुड़ने के लिए, और सभी प्रतिभागियों को भी धन्यवाद। धन्यवाद मैडम फॉर योर टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू, बाय। थैंक यू।